है ना। एक चेयर रख देना इसके नीचे, ये चेयर आगे कर दो। तो लास्ट हमने किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स। हेडिंग डाल लो बेटा। आज आपको ग्रुप में काम मिल जाएगा जो आपका कल छुटा हुआ था, ठीक है। यशी मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, ठीक है। जो आपका छुटा हुआ काम है वो आज आपको ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से कॉपी कर लेना। कितने पेज छोड़ने होंगे? 2-3 पेज छोड़ के आप आज का काम कर लो। सिग्निफिकेंट फिगर मैं एक बार शुरू से बता देती हूँ क्या होती है। हमने 2 ही उसके रूल लिखे थे, 9 पेजेस हैं, मैंने उसको 2-3 बोले हैं। 4-5 पेज छोड़ देना। जैसे आपने कोई मेजरमेंट की और आपने कहा कि ये 10.002 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 10 तो वो है ही, पर 0.002 में +-1 की 0.001 की एरर आ सकती है ना। क्योंकि यहाँ पे इतनी दूर तक आप जब किसी चीज को मेजर करते हो तो यहाँ पर एरर होने के चांसेस होते हैं। तो जब यहाँ पर एरर होने के चांसेस हैं तो ये जो वैल्यू है दिस इज अनसर्टेन वैल्यू और ये सर्टेन वैल्यू है, ठीक है। तो जो वैल्यू सर्टेन होती है, जो सर्टेनिटी के साथ आप बोलते हो 10 सेंटीमीटर, तो ये 101% 10 सेंटीमीटर तो है ही, उससे 0.001 या 2 ज्यादा हो सकता है ना। तो ये सर्टेन वैल्यू है। तो जो सर्टेन वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। इस सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ने के लिए हम कुछ रूल्स यूज करते हैं। पहला रूल क्या था? जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, 123। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई इसमें यशी? हाँ, इसमें 3 हुई, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमारा फर्स्ट रूल था। इसी में हमने ये पढ़ा था कि अगर नॉन जीरो जो डिजिट है उसके बीच में कोई जीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट होगी। 1002 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी यहाँ पे? बोलो। 4। सेकेंड रूल क्या था? हाँ, किसी भी नॉन डिजिट के लेफ्ट साइड में जितनी भी जीरो होंगी उनको आपने काउंट नहीं करना है, उनको आपने सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट नहीं करना है। तो आप इस वाली वैल्यू में 0.0004 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? बोलो बेटा। हाँ जी, नॉन डिजिट के आगे, नॉन जीरो के आगे जितनी भी लेफ्ट साइड में जीरो होंगी उनको काउंट नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। लेफ्ट साइड जितनी भी जीरो आएंगी वो सारी हम उनको नेग्लेक्ट कर देंगे, उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पे एक फिगर लिखी है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। यहां तक कर लिया था, है ना। लिखे थर्ड रूल लिखे। इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोज, if a number ends in zeros but these zeros are to the right of the decimal point, are to the right of the decimal point, then these zeros are significant. Then these zeros are significant. क्या ये बात समझ में आई?
फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे 5.0, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? दोबारा से रूल पढ़ो, कितनी होंगी यशी? नहीं, ये 101% बच्चे ना गलत करते हैं इसको 1, क्योंकि हमें बचपन से आदत है 5.0 तो 5 एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हुई। नहीं, आप अगर 5.0 लिख रहे हो तो इसका कोई सेंस है लिखने का, ऐसे नहीं लिख देना आपको कि 5 और 5.0 एक चीज नहीं होती। 5 होता है, 5.0 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। डेसिमल के बाद जो भी राइट में 0 होगी वो काउंट करनी है आपको। अगर मैंने 5.00 लिखा तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, ठीक है। यहां तो सब चलता है इंडिया में। अगर आप फॉरेन ऑथर की बुक उठाकर देखोगे और उनके क्वेश्चन करते हो तो वहां पे न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करते हो तो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर होता है। कहीं भी बाहर की आप बुक उठा के देखो, वहां पे ऐसे लिखा होगा 1.0 ग्राम, ऐसे करके लिखा होगा हमेशा, है ना। तो ये इसका मतलब यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आपने आंसर वहां पे ये लिख दिया 33, इसका मतलब आंसर अलग है ये, और अगर आपने वहां लिख दिया ये आंसर तो इसका मतलब कुछ और है। इंडिया में चलता है। सिग्निफिकेंट फिगर को वो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही कीनली फॉलो करते हैं। वहां पे जो क्लास 11th है उनकी, जो उनका पहला जो हाई स्कूल का जो उनका पहला साल होता है, उसमें सबसे ज्यादा सिलेबस में यही पोर्शन है। वो और कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, और वो और कुछ भी अगर पढ़ा रहे हैं ना, सब कुछ कराएंगे वो ऐसे ही, सिग्निफिकेंट फिगर पे ही फोकस रखेंगे पूरे टाइम। हाँ, एक और लिखो, 0.0200 कितनी होंगी सिग्निफिकेंट फिगर? पहले की काउंट नहीं करनी है। यशी कितनी होंगी इसमें? पहले के काउंट नहीं करनी है, 3 होगी ना बेटा। लेफ्ट, हाँ बोलो। नहीं नहीं, हमने लिखा है नंबर नो एंड, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखवा दिया? इफ अ नंबर एंड्स इन अ जीरो बट दीज जीरोज आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन दीज जीरोज आर सिग्निफिकेंट। नहीं बेटा, ये मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखवा, यहीं तक ही होगा, सिर्फ 3 ही होगी सिग्निफिकेंट फिगर। ये देखो, नॉन जीरो से पहले जितनी भी जीरो आ रही है, चाहे डेसिमल पॉइंट भी इधर आ गया है, ये सब काउंट नहीं होगी लेफ्ट वाली, सिर्फ राइट वाली काउंट होगी, ठीक है। अगर मैंने पहले ये लिखा था 0.002, इसमें भी तो आपने इसको एक ही सिग्निफिकेंट फिगर बोला था ना, यहां पर भी तो 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी ना, है ना। ये चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और कर लो, एक और एग्जांपल इसमें बताओ। कितनी हो जाएंगी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब स्टार लगा के एक चीज लिखो। अगर वहां पे ना कोई पॉइंट नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, ऐसे ही जीरो लगी हुई है राइट साइड में, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होती है, वो नॉन सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है, लिख लो। अदरवाइज क्या लिखेंगे यहाँ पे? है भी 11th वाली बुक दिखाना एक बार, एनसीईआरटी। लिखो, but if otherwise the terminal zeros are not significant, the terminal zeros are not significant,
if there is no decimal point. If there is no decimal point. लिख लिया यशी आपने? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पर लिख दिया 100, सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगी यहां पे। अब आप कहोगे हम किसी को 100 रुपए दे रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर वहां पर एक ही है ना? यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर होगी 1, इसीलिए यहां पे सबसे ज्यादा गलती होती है। हाँ, 100 has only one significant. हाँ जी, आपकी डेफिनेशन यही है कि जो मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। जो सर्टेन मीनिंगफुल डिजिट होंगी, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, इसका मीनिंग क्या था कि 10 सेंटीमीटर किसी चीज की लेंथ है, 20 केजी किसी का मास है, ये डेफिनेट है। इसके बाद जो थोड़ा बहुत तीसरे चौथे प्लेस पे आप निकाल रहे हो वो उसमें एरर आ सकती है, यानी कि जो एररलेस आपकी जो क्वांटिटी होगी दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। हम्म हम उसको ऐसे लिखेंगे, आप कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? आप कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है यहां पे? अब 3 है। तो ये सारा खेल रिप्रेजेंटेशन का है, सिग्निफिकेंट फिगर की कोई गलती नहीं है। हम जो बचपन से चीजों को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, गलती वहां पे होती है। अगर हमने ये लिख दिया, अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, कुछ नहीं है वहां पे। अगर कुछ हो गए तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ जाएंगी, और इसके पीछे कुछ लगाओगे तो सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ जाएंगी ना। यहाँ पे आपकी जो बुक है ना, यहाँ पे मिस्टेक है, 100 पॉइंट डेसिमल छूटा हुआ है। अच्छा, अब 100 को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख कैसे सकते हैं ये बताओ? 100 को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? बोलो यशी, आप बताओ। नहीं बेटा, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब, अच्छा कल आप क्लास में नहीं थे। n इंटू 10 की पावर n ऐसे लिखते हैं ना, है ना? ये कोई डिजिट होती है, इसकी डिजिट मैंने लिखी 1 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकती हूँ उसको। बोलो, समझ आया? ये 1 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ना? हाँ बेटा, एक्नॉलेज करते रहा करो क्योंकि आप ही हो आज ऑनलाइन में ना। 1 इंटू 10 की पावर 2। अब सिग्निफिकेंट फिगर बताओ कितनी है? साइंटिफिक नोटेशन में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी? वन ही होगी। यहां पे इसको नहीं देखना है, इसको नहीं काउंट करना है। आप समझ में आया? जब मैंने 100 लिखा था, इसको मैंने 1 क्यों लिखा? क्योंकि ये 1 इंटू 10 की पावर 2 है। साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग यहां पे 1 ही है सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर आपने गलती से अपने आंसर को कैसे शो किया? 1.0 इंटू 10 की पावर 2। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? बोलो यशी। 2। अगर आपने लिख दिया, क्या हो गया? एक और 0 लगा देती हूं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगी। सब करेक्ट है ये?
आंसर हम देखेंगे कि जो बाकी क्वांटिटी दे रखी है उनसे रिलेटेड। अभी कराऊंगी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ना, वो दोबारा से करेंगे एक बार सिग्निफिकेंट फिगर में। यहां तक समझ आ गया? नोट कर लिए सारे एग्जाम्पल? अब अगर किसी ने ये कहा 2 बॉल्स, 20 एग्स, 200 चेयर्स, जो ऐसे नंबर होती है ना, जो काउंटिंग होती है, जो काउंटिंग होती है उनमें हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होती है, उनको आप कहोगे इनफाइनाइट नंबर सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, ये आप याद रखोगे, यहां पर भी गलती होती है। अगर वो आपसे कोई डिजिट पूछ रहा है, अगर उसने आपसे ये पूछा है 0.0025 में सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो कितनी होगी? 2। यशी कितनी होगी? 2। और अगर आपसे मैंने कहा कि 25, इसमें कितनी होगी? 2 ही होगी बेटा, इसमें भी 25 है, 2। अब लेकिन अगर उसने आपसे कहा 25 बॉल्स, उसने कोई वो बता दी, मतलब ये 25 नंबर है उनका, बॉल्स का, है ना, कोई काउंटिंग करी ना आपने, तब बोला, तब यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तो आप कहोगे इनफाइनाइट। काउंटिंग के आगे आप कितनी भी जीरो लगा सकते हो, कितनी भी जीरो लगा सकते हो, कितनी भी जीरो लगा सकते हो, इनफाइनाइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आ रही है? ये याद रखना है, नोट करो इसको। नेक्स्ट रूल लिखो, काउंटिंग वाला लिखूंगी। काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट for example 2 balls, 200 chairs have infinite significant figure have infinite significant figures as these are exact numbers, as these are exact number। क्या मतलब हुआ एग्जैक्ट नंबर का? देखो मैंने आपको कहा था कि सेंटीमीटर जो था वो 10.1 हो सकता है, 10.02 हो सकता है, लेकिन जो बॉल है वो तो 20 ही है ना। 20.1 बॉल हो सकती है क्या? 20.5 बॉल हो सकती है क्या? नहीं ना। ये तो 20 होगी या 21 होगी या 22 होगी या 23 होगी। यश ये बात समझ में आ रही है? यहां तो एरर के कोई चांस ही नहीं है। अब जिसे गिनना ही नहीं आता, तो कोई छोटा बच्चा जिसे काउंटिंग ही नहीं आती उसकी तो बात छोड़ दो, लेकिन हमें तो काउंटिंग आती है, हम गिनती में तो गलती नहीं कर सकते ना। किसी चीज को आधा तो नहीं गिनेंगे, पूरा ही गिनेंगे। तो ये एग्जैक्ट नंबर है, और एग्जैक्ट नंबर जो होंगे वो इनफाइनाइट होगी उनकी सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट नंबर को आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कितनी भी जीरो लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जब आपने इतनी सारी जीरो लगा दी, आपकी मर्जी कितनी भी लगा दो एग्जैक्ट नंबर के आगे, एग्जैक्ट नंबर के आगे कोई भी जीरो की काउंटिंग नहीं होती। मतलब अपनी मर्जी से आप कितनी भी जीरो लगा सकते हो, ऐसा नहीं हो कि 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, तो आप इनफाइनाइट जीरो लगा सकते हो। और हमने कहा डेसिमल की सारी जीरो, डेसिमल के बाद की सारी जीरो क्या करनी है? काउंट करनी है। तो कितनी हो गई सिग्निफिकेंट फिगर? इनफाइनाइट हो गई। समझ आया यशी आपको? क्या लिखा? दीज आर एग्जैक्ट नंबर्स एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड, एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड, यहां तक लिख लिया था, by writing infinite number of zeros, by writing infinite number of zeros after placing a decimal। by writing infinite number of zeros after decimal। ठीक है। और साइंटिफिक नोटेशन जब आप लिख रहे हो, साइंटिफिक नोटेशन में जितनी भी आप चीजें लिखोगे, जितने भी वहां पे नंबर लिखोगे, वो सब क्या होंगे? सब काउंट होंगे, सब काउंट होंगे।
3 हो गई यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर। ये चीज नहीं काउंट करनी, एक्सपोनेंट को नहीं काउंट करना, ठीक है। इसीलिए हमें सारे जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने, सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए। सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड कैसे होगी कि कैसे रखना है, वो हमारे क्वेश्चन से होगी। अभी मैं आपको क्वेश्चंस कुछ करा रही हूं, उससे आप सीखोगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे कुछ सिग्निफिकेंट फिगर का। देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यशी आप लिख रहे हो ना, साथ साथ नोट्स बना रहे हो? एडिशन करना है आपको। 12.11 प्लस 18.0 प्लस 1.012, इसको ऐड करके मुझे आंसर बताओ। क्या आया? निकला नहीं था? 31.122। यशी आपका आ गया? लेकिन ये आंसर नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, पहले वाली में बताओ। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? बेटा बोला करो ना, यशी आप भी बोला करो, ये लोग तो बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। 2। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ पे कितनी है? कितनी होंगी? 3। नॉन जीरो के बीच में जितनी भी जीरो आ रही है सब काउंट करनी है। पहला रूल यही था। 1 के बाद 0 है, इधर भी एक नॉन जीरो डिजिट है, इधर भी नॉन जीरो डिजिट है, तो नॉन जीरो के बाद में जितनी भी जीरो आएंगी वो सब काउंट करनी है। क्या ये बात समझ में आ गई यशी आपको? ठीक है। अब इसका जो आंसर होगा वो होगा, जब आप लिखोगे 31.1। होता क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, आपको क्या करना है, आपको जो भी वैल्यूज दे रखी हैं अगर आप उनको ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या देखना है, उनके ना सिग्निफिकेंट फिगर देख लो कितने कितने हैं डेसिमल के बाद। जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा डेसिमल के बाद, वही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में भी रखना है डेसिमल के बाद। गॉट इट? ये बात समझ में आई? जैसे यहां पे हमारा आंसर में 3 आया था सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन जब हम आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे, हम केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर को ही काउंट करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एक सिग्निफिकेंट फिगर ही थी, जितने भी हमें क्वेश्चन में डिजिट दे रखी थी। क्या ये बात समझ में आ गई? पहले ये क्वेश्चन करो, इसको आंसर लिखना, फिर मैं इसकी लैंग्वेज लिखवाऊंगी। ये आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में याद रखना है। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आज आपको भेज दूंगी, तो आज भेज देती हूँ या फिर जब आपका गैप वाला टाइम होगा उसमें भेज दूंगी सारे क्वेश्चंस, है ना, फिर आप आराम से करते रहना। लिखो इसमें द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैन नॉट हैव
कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स to the right of the decimal point. Than either of the original numbers. मैथ्स लग रहा है. डन. मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन लिखेंगे. मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. टू 2.5 इंटू 1.25. आंसर निकालो. क्या आंसर आ गया? 3.125. टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहां कितनी है? यहां कितनी है? यहां कितनी है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें कम होंगी क्वेश्चन में, क्वेश्चन वाले पार्ट में, जैसे इसमें सिर्फ 2 हैं तो आंसर में भी सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है, तो आंसर हो जाएगा 3.1. हाँ, इसमें दोनों टोटल, इसमें हम टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे, वहां पे आफ्टर डेसिमल जो कम होगी, इसमें टोटल जो कम होगी. राइट? तो इसीलिए क्वेश्चन भी रखना साथ में, है ना. अगर कहीं पे भूल जाते हो तो क्वेश्चन से चीज समझ में आ जाती है. या एक चीज लिख लो यहाँ पे एग्जाम्पल में, जब आपने लिखा है ना 3.125, ठीक है, इसको ऐसे गोला करके लिख भी लेना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर. यहाँ लिखो, सिंस 2.5 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर को SF लिख लो, बार बार सिग्निफिकेंट फिगर क्या लिखोगे? सिंस 2.5 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, the result should not have more than 2 significant figure. ठीक है? The result should not have more than 2 significant figure. This answer will be 3.1. अच्छा, राउंड ऑफ करना आता है आप लोगों को? पक्का पक्का? यशी आपको भी आता है? तो चलो 1-2 चीजें दे देती हूँ, आप मुझे राउंड ऑफ करके दिखाओ, है ना. 1.386. यहाँ पे राउंड ऑफ डाल लेना, ऐसे लिख लेना 1.386. पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक. पहले एक को ही हटाओ आप, है ना, एक को ही हटाओ. पहले आपने 6 को हटाया और क्या लग गया? 1.39. क्यों लग गया? क्योंकि ये 5 से ज्यादा है ना. एक और लिख लो, 4.334. हो गया ना यशी? ये हो गया. ये वाला बताओ, 4.334. हाँ, ये हो जाएगा 4.33.
क्योंकि जो 4 है वो 5 से कम है। सिक्स 6.35 को राउंड ऑफ करो। क्यों 6.4 क्यों हुआ? सिक्स 6.4 क्यों हुआ आप बताओ, यशी आप बताओ। और अगर 6.25 हुआ, इसका आंसर होगा 6.4 और इसका आंसर होगा 6.2, क्योंकि अब आप हो 11th में। जो चीज आपकी मिस हुई वो मैं बता देती हूँ। अगर 5 से पहले ऑड नंबर है तो 1 ऐड करोगे, अगर इवन नंबर है तो ऐसा छोड़ दोगे। ये रूल लिख लो यार, ये अपनी लैंग्वेज में लिख लो चाहे। ठीक है, ये बात समझ में आई? यशी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर इवन, हाँ ठीक है, ये इवन है तो लीव इट एज सच, और अगर ये ऑड है तो ऐड 1। आपको यूनिट्स चेंज करनी तो आती है ना, अगर आपसे डे में सेकंड पूछा जाए, ये सब तो कर लोगे, ये तो फिजिक्स में भी आप सबने पढ़ा है ना। यूनिट कन्वर्जन, मास को केजी को ग्राम में, है ना, ये सब कर लेंगे, तो इसको छोड़ो। अब हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी तक हमने जो पढ़ा था ये सब वो चीजें जो हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे। अब हम पढ़ेंगे थोड़ी सी थ्योरी, वो थ्योरी जो हिस्ट्री है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो 4 लॉज हैं हमारे सिलेबस में, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितनी भी रिएक्शंस हो रही होती हैं वो इन सब लॉ को फॉलो करती हैं, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, जितना मास रिएक्शन में एंटर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट, उतना ही मास प्रोडक्ट में फॉर्म होगा। क्लियर है ये बात? इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ना तो डिस्ट्रॉय होता है, न ही नया मास फॉर्म होता है, केवल क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि आप एनर्जी में भी पढ़ते हो। ठीक है, लिख लो। किसने दिया था लॉ? एंटोनी लेवोशियर ने। गिवन बाय, इस तरह लिखो, गिवन बाय लेवोशियर। स्पेलिंग क्या है इसकी लेवोशियर की? लेवोशियर, गिवन बाय लेवोशियर। एंड दिस लॉ स्टेट्स, this law states matter can neither be created nor destroyed. मैटर, मैटर वही है जिसके अंदर मास होता है। क्लियर है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। और करके एक और डेफिनेशन लिख लो, और करके एक और डेफिनेशन लिख लो।
In all physical and chemical changes, in all physical and chemical changes, the total mass of the reactions, the total mass of the reaction is to that of the product. Reactant आएगा यहाँ पे. Total mass of the reactant is to that of the product. जैसे AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट अगर करे तो क्या बनाएगा? कंप्लीट करना इस रिएक्शन को. दोबारा बोलो, यशी बोलो दोबारा से फॉर्मूला. वो तो ठीक है, पहले वाला बोलो, पहले वाला. पहले आपने क्या बोला था? AgCl2 बोला था ना. Ag is +1, Cl is -1. ठीक है, AgCl होगा. ये रिएक्शन आपको गिवन है. अच्छा, इसमें आपको दिया हुआ है कि NaCl का मास है 5 ये एक न्यूमेरिकल करा रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन करा रही हूँ कि जो NaCl रिएक्शन के अंदर जो NaCl लिया वो 5.85 ग्राम है और जो AgCl बना है ये 14.35 ग्राम है और जो NaNO3 बना है वो 8.5 ग्राम है और हमसे पूछा है कि कितना AgNO3 इस रिएक्शन में लगा. कितना AgNO3 इस रिएक्शन में लगा बताएं. करो. पेन क्यों नहीं चलाया बेटा? कैलकुलेशन भी कर लिया कर. रिएक्शन लिखी नहीं ना, देखो. हाँ जी, नहीं, हाँ हाँ लगाएंगे. अगर आप लगा सिग्निफिकेंट फिगर यूज कर लो, ठीक है. इन दोनों को ऐड कर लिया और इसमें इससे माइनस कर लिया. आंसर कितना आ गया? 17 ग्राम. तो आप सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होगा बताइए. अभी पढ़ लिया है ना सिग्निफिकेंट फिगर. क्या होगा यशी बताओ. मतलब 17.0 ग्राम. यस, दिस इज द आंसर. अगर आप कोई सेट का एग्जाम दे रहे हो, कोई फॉरेन एग्जाम दे रहे हो, ये आंसर सही है. यहाँ पे हम चला लेते हैं इस पर भी, बट ये दिस इज मोर करेक्ट, राइट. क्योंकि डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है. हमारी सारी जितनी भी फिगर्स दे रखी हैं उनमें, राइट. तो ये हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड लिखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. कंपोजिशन, कांस्टेंट कंपोजिशन, प्रोपोर्शन भी आएगा, बताती हूँ. और डेफिनेट प्रोपोर्शन. या तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहते हैं या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं. आपने डेफिनेट प्रोपोर्शन याद कर रखा है ना. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं, राइट. इसका क्या मतलब होता है? इसमें क्या है कि अगर आप किसी भी तरीके से कंपाउंड को बना रहे हो, यानी कि
अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा, क्लास 10th में ये एक रिएक्शन थी, तो क्या क्या बना था? CaO प्लस CO2। याद नहीं है ना ये वाली रिएक्शन? याद है? तो बोलो ना, आप क्लास के पार्ट हो, आपने बोलना है, चुप चुप नहीं बैठना, फिर फायदा क्या हुआ? तो क्या यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन हो रही है, तो ये CO2 के फॉर्मेशन की एक तरीके से रिएक्शन हम CO2 ऐसे बना सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिग्रेडेशन करके, या फिर मैंने कार्बन से ऑक्सीजन रिएक्ट कराई और मैंने बना दी CO2, तो CO2 मैं ऐसे भी बना सकती हूँ। तो CO2 मैं इस मेथड से बनाऊं मैं या फिर इस मेथड से बनाऊं, किसी भी मेथड से बनाऊं, है ना, CO2 के अंदर एक एटम कार्बन का रहेगा और 2 एटम ऑक्सीजन के रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे, चाहे मैं किसी भी मेथड से बनाऊं। वाटर आप यहाँ पे पी रहे हो, अमेरिका में जाके पी रहे हो, इंग्लैंड में जाके पी रहे हो, वाटर का फॉर्मूला हमेशा हर जगह H2O ही रहेगा। इसे ही कहते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसे ही कहते हैं कांस्टेंट कंपोजिशन। यशिका समझ में आया? यशी सॉरी, हाँ हाँ 9th में थे, 9th में भी थे बिल्कुल। गिवन बाय JL प्राउस्ट, 559 हुआ अभी, गिवन बाय JL प्राउस्ट, तो अकेले हो उसमें, 10 मिनट बाद ज्वाइन कर लेना। JL प्राउस्ट, it states that a given compound always contains, a given compound always contains exactly by the same proportion of element exactly by the same proportion of elements by weight। एग्जाम्पल लिख लो, प्योर वाटर, प्योर वाटर obtained from any source, प्योर वाटर obtained from any source, ब्रैकेट में लिख लो, सोर्स क्या हो सकता है? वेल हो सकता है, कोई रिवर हो सकती है, कोई लेक हो सकती है, फ्रॉम एनी कंट्री, फ्रॉम एनी कंट्री, विल ऑलवेज बी मेड अप ऑफ, किसका बना होगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, will always be made up of hydrogen and oxygen element, hydrogen and oxygen element combined together by mass। क्या रेशो होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में? हाँ, element combined together in the same fixed ratio, in the same fixed ratio 1:8 by mass, 1:8 by mass। कैसे होगा 1:8 बाय मास? यशी आपको पता है ना? दूसरा एग्जांपल ये लिख लो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट को ऐसे ब्रेक कर लो, CO2 को ऐसे फॉर्म कर लो, है ना, यहाँ पे CO2 बन रही है, यहाँ पे CO2 बन रही है, और मुझे बताओ CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन बाय मास किस रेशो में प्रेजेंट है? कार्बन का एटॉमिक मास याद है? दैट इज एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन, अरे नहीं, एटॉमिक नंबर है 16। अब निकाले, थ्री टू एट,
32 हो गया ये, है ना, 32 हो गया ये। ओके बेटा, ठीक है, ये हो गया आपका 12 और ये 32, तो 3:8 आ गया। आ जाओ बेटा, 3:8 आ गया, राइट। नेक्स्ट लॉ लिख लो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लिखो, जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको, टाइम हो गया। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय, ध्यान से देख के जाना, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। चेयर ले लो, वो घुमा लो। This law was proposed by Dalton. According to this law, D-A-L-T-O-N, वही वाले डाल्टन है ये जिन्होंने पोस्टुलेट दिए थे सबसे पहले, एटॉमिक पोस्टुलेट। According to this law, if two elements could combine to form more than one compound, लिख लिया यशी आपने? To form more than one compound, the masses of one element, the masses of one element that combine with a fixed mass of other element that combine with a fixed mass of other element are in the simple ratio of, are in the simple ratio to one another, are in the simple ratio to one another. ठीक है, एक बार इसको पढ़ो और मुझे बताओ समझ में आया क्या। एग्जाम्पल तो मैं बताऊंगी, आप बिना एग्जाम्पल के पहले मुझे बताओ क्या समझ में आया। बिना एग्जाम्पल के बताओ क्या समझ में आया। कुछ आ रहा है समझ? यशी, आपको आया समझ? देखो, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन दोनों बार डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है। एक बार बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बार बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात समझ में आ रही है? यही लिखा भी है आपने कि इफ टू एलिमेंट्स कुड कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। फिर कहा इसने द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट। देखो, इसका मास तो फिक्स है। कैसे फिक्स है इसका मास? यहां भी 12 है इसका मास और यहां भी 12 है। ऑक्सीजन कितनी है यहां पे? अरे मास, मास 16 और यहां पर कितना है? 32। अब देखो, ये बात समझ में आई? एक का अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स हो तो दूसरा जो एलिमेंट कंबाइन होगा, वो जितनी बार कंबाइन हुआ है ना, उनमें आपस में एक सिंपल रेशो होगी। जैसे ये तो फिक्स है, इन दोनों में क्या रेशो है? 1:2 की रेशो है। अब जो आपने लैंग्वेज लिखी थी उसको फिर से पढ़ो और इसको लिखो, देखो समझ में आया क्या। ये चीज समझ आया आपको? क्या हो गया? वॉइस चली गई क्या? यशी, आपको समझ आ रहा है? वॉइस आ रही है मेरी? ये समझ आ गया ये वाला लॉ? ओके, नोट करो उसको।